मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एक बता दूंगी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बताती हूँ। जैसे अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी कॉन्जुगेशन भी किसी के साथ भी हो सकता है। मान लो एक डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या ये बॉन्ड कुछ ऐसे जाए और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। फिर हमें फिर क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, बीच में एक कार्बन होगा, एक और डबल बॉन्ड मिलेगा और एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा यहाँ पे ऐसे, और इस पे नेगेटिव। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, थोड़ा अलग सा लगेगा देखने में, लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है। मतलब इसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी हमारी रेजोनेंस हो सकती है। ओके मैम। मैम एक जो वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला था, हाँ, तो मैम उसका रेजोनेंस मुझे मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। उसका रेजोनेंस क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस क्लियर है? यस मैम उसका है। तो कार्बोकेटाइन क्या है? कार्बोकेटाइन हमारा वेकेंट डी ऑर्बिटल ही तो है। कार्बोकेटाइन में भी तो वेकेंट डी ऑर्बिटल ही होता है, सॉरी वेकेंट पी ऑर्बिटल। अच्छा, तुम्हें वेकेंट डी का क्लियर नहीं हो रहा, ओके एक सेकेंड, लेट मी शेयर। क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले रेजोनेंस में किसी और को भी दिक्कत है, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं? चलो, देखो हमने क्या पढ़ा था वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले में। क्या जो भी हमारा जो एटम है, जो वेकेंट, जिसके पास वेकेंट डी होगा वो रेजोनेंस कर पाएगा। हमने क्या किया था, मान लो एक कार्बन आयन लिया था हमने CH2 नेगेटिव, और मैंने इसमें Cl का करवाया था। अब ये तुम्हें लगेगा, ये तुम्हें इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि बहुत अलग सी चीज़ लगी है कि पहले अभी तक नहीं देखी, लेकिन ये चीज़ होती है। तुमने एक वर्ड सुना है, एक बैक बॉन्डिंग नाम की चीज़ सुनी है? बैक बॉन्डिंग, यस मैम। ये एक तरीके से समझ लो कि एक बैक बॉन्डिंग टाइप ही है कुछ। क्या इसमें क्या है, Cl है, पहले तो CH2 Cl ने बॉन्ड बनाया हुआ है। अभी Cl क्या है, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग में भी तो इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट ऑर्बिटल्स में ही जाते हैं ना वापस। हमें ऑल्दो कुछ दिख नहीं रहा होता एटम के पास, ना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा हमें, लेकिन उसमें कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें जा रहे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो Cl के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हैं। ये पता है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल्स Cl में कैसे हैं, ये पता है? क्या होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ? नुपुर, पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नुपुर, जो मैं बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है? मैम आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट करना। अच्छा, ब्रेक हो रही है, ऐसे तो सब कुछ ठीक है। Cl का जो Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पता है क्या होती मैम है? 3s to 3p5। 3s2 3p5 ये होती है, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 के लिए L क्या होता है, L की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल होती है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बताओ। मैम ये याद नहीं है। ये याद नहीं है? ये होती है 0 1 2, याद है? n इज इक्वल टू 3, एल के लिए n इज इक्वल टू 3 के लिए 0 1 2, 0 से लेके n-1 तक L की वैल्यूज होती है। 3n और L 0 तो क्या होता है, 3s होता है। n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1 से क्या बनता है, 3p बनता है। और n इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू 2 से क्या बनता है, 3d बनता है, ठीक है। अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते तो क्या होता है, 2s2 2p5 2। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L क्या होता, 0 1, तो ये 2s और 2p होता सिर्फ। तो यहाँ पे 2d2 पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे कोई 2d ऑर्बिटल ही नहीं है, 2d कुछ पॉसिबल नहीं होता, 3d पॉसिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ तक है, 3s2 3p5 तक है। 3d तो हमारे पास खाली पड़ा है यहाँ पे क्लोरीन के केस में। F के पास d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p पे खत्म हो जाती है, 2p5 तक, ठीक है। तो ये पता चल रहा है Cl के पास d ऑर्बिटल्स कैसे हैं, जो कि यस खाली भी मैम। हैं, ठीक है। तो ये Cl है। अब इसके पास ऑल्दो इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा, ना कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इसके पास क्या है, 3d ऑर्बिटल्स पड़े हैं जो कि खाली हैं। तो खाली है तो इस वजह से क्या है, क्योंकि खाली है इसके पास जगह है काफ़ी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर, ये इससे स्टेबलाइज कर सकता है। तो उस वजह से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये यहाँ पे इसको Cl को इलेक्ट्रॉन्स देगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स देने से क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाता है,
CH2 ये, और इस पे क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन Cl पहले न्यूट्रल था, अब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं किसी से, तो लिए हैं तो उस वजह से क्या चार्ज आ जाएगा उस पे नेगेटिव, और ये CH2 ने दिए हैं इस पे नेगेटिव था तो नेगेटिव ने दे दिया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बस इस स्ट्रक्चर से ये बनेगा। क्या डाउट है इसमें, कुछ क्लियर हुआ? और मैम अब हो गया। हो गया? यस मैम। ओके, तो चलो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर आज के टॉपिक पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। और किसी को कोई डाउट है कल की क्लास में? तो मैं स्टार्ट कर दूं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या अभी वही चलेगा हमारा, मेसोमेरिक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर किसी को पूछना है कुछ नेक्स्ट कल की क्लास का तो पूछ लो। मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको हम रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसको मेसोमेरिक इफेक्ट को हम M से भी शो कर देते हैं, जैसे कि रेजोनेटिंग इफेक्ट को R से शो कर देते हैं। रेजोनेटिंग इफेक्ट, अगर वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो, ब्रेक हो रहा हो ज़्यादा तो बता देना, ठीक है। चलो, तो आज हम ये शुरू करेंगे। ठीक है, कल मैंने एक चीज़ बताई थी मेसोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड, क्या रेजोनेंस के जैसा ही होता है, लेकिन इसके पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कुछ। क्या ये भी देगा, लेकिन ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। रेजोनेंस में नॉर्मली पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन होगी तो भी रेजोनेंस होगा, लेकिन उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कभी नहीं बोलेंगे। मेसोमेरिक में लोन पेयर्स होने काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखा, CH2, वेट, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, मैं हाइड्रोजन्स नहीं दिखा रही, NH2। अब यहाँ पे क्या है, N के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे कैसी रेजोनेंस होगी, ये वाले लोन पेयर यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये यहाँ पे जाके क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज देगा। इस पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C नेगेटिव, C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन्स हैं, मैं बस शो नहीं करी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लोन पेयर्स दिए इसने, N ने, तो ये क्या है, ये है मेसोमेरिक इफेक्ट कह सकते हैं इसको। वैसे है ये रेजोनेंस ही, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर्स दिए जा रहे हैं तो इस वजह से क्या है, मेसोमेरिक है। लोन पेयर्स हो या नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये मेसोमेरिक हो गया। अब ये वाला ग्रुप क्या होता है, जैसे I प्लस आई और माइनस आई होता है, ऐसे ही मेसोमेरिक भी प्लस M और माइनस M हो सकता है। प्लस M जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, माइनस M जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब ये वाला ग्रुप कैसा है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये कैसा ग्रुप है, NH2, ये है प्लस M ग्रुप। तो प्लस M ग्रुप्स जितने भी होंगे उन पे खासियत ये होगी कि उन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी प्लस M की तरह काम करेगा उनके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, C डबल बॉन्ड C N डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस, ये कौन सा ग्रुप है, नाम बताओ। ये वाला NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव तो है, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये क्या है, नाइट्रो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ये बॉन्ड कुछ ऐसे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। प्लस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, प्लस चार्ज C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव और O नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, इस पे प्लस चार्ज एज इट इज रहेगा, इसका प्लस चार्ज अफेक्ट नहीं होगा रेजोनेंस से। क्यों नहीं हो रहा बताओ, N पे यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, इस स्ट्रक्चर में 1 में भी है और 2 में भी प्लस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। हम क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। हाँ, इसने इसमें भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने इसमें भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है इस पाई बॉन्ड से, तो इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके चार्ज पे ओवरऑल कोई असर नहीं पड़ रहा, पहले भी प्लस था और अब भी प्लस ही है, ठीक है। तो इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस M ग्रुप। और इसमें क्या है, इसका कैसे पता चल रहा है कि माइनस M है, प्लस M के लिए तो हमें क्या पता है, क्या लोन पेयर होने चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो दे पाएगा। माइनस M में हमें क्या दिखेगा, एक अनसैचुरेशन नाम की चीज दिखेगी। अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे कहीं, तो NO2 ग्रुप में है डबल बॉन्ड N और O के बीच में, तो N और O के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि ये माइनस M की तरह काम कर सकता है, यही जो बाकी का जो पार्ट है मॉलिक्यूल का उससे इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है,
पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स लेगा माइनस आई के थ्रू, क्योंकि NO2 होता है, जो NO2 ग्रुप होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है और माइनस M भी शो करता है, ये दोनों के दोनों इफेक्ट्स हमारे शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, मतलब रेजोनेंस, मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा इनमें से? इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होगा या मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग होगा? बोलो। मीजोमेरिक। हाँ, तो कभी भी हमारी कंपैरिजन की बात आएगी तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ग्रुप होगा हमारा मीजोमेरिक ग्रुप होगा। हम इंडक्टिव को स्ट्रॉन्ग नहीं बताएंगे, लेकिन काफ़ी जगह एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कुछ। यश इतना लेट क्यों क्लास में? ओके खुशू, स्पीकर पे डाउट्स पूछ लो, चैट के लिए स्पेशली खोलना पड़ता है, काफ़ी बार मिस हो जाता है, ठीक है। तुमने पूछा क्या फ्लोरीन पे 3D ऑर्बिटल्स क्यों नहीं है? फ्लोरीन का मैंने बताया कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक जाती है, 2s2 2p6 तक, 2p5 तक, सॉरी 2s2 2p5, ये है इसकी वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2D जैसे तो कुछ पॉसिबल नहीं होता ना, 2D जैसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। D कहाँ से शुरू होता है? 3D से शुरू होता है, 2D नहीं होता हमारे पास। इस वजह से क्या है, इसके फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है। उसके पास जो सेकंड ग्रुप होते हैं, फ्लोरीन सेकंड ग्रुप में ही तो आता है ना हमारा, सेकंड पीरियड में, सॉरी सेकंड पीरियड में आते हैं। तो जो सेकंड पीरियड में जो होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, थर्ड पीरियड से शुरू होता है जो डी ऑर्बिटल का जो सिलसिला होता है, ठीक है। यस मैम। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करना अगर भूल गए हो तो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, इसमें मुझे बताना क्या -m हो रहा है या +m हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो हमारा आई से तो खैर स्ट्रॉन्ग ही होगा, जब नहीं स्ट्रॉन्ग होगा वो वाली एक्सेप्शन में बताऊंगी कि कब स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। OCH3, ये 1, ये 2, ये 3, अच्छा अगर इसकी फर्स्ट की बात करूँ, इसका नाम क्या होता है जो फर्स्ट में जो मैंने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है? फिनॉल। मैम फिनॉल है। फिनॉल। हाँ, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें ये मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा। +m होगा। और ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या शो करेगा? -I भी शो करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? -I शो करते हैं। कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो -I भी शो करेगा। अभी दोनों इफेक्ट्स ऑपोजिट वर्क करते हैं, +m के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देता है, -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ये लेता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा इफेक्ट है हमने अभी बात करी? मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। मीसोमेरिक। तो इस वजह से ये क्या होता है, फिनॉल में जो OH होता है वो मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू देता ही है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप माना जाता है। -I इसका जो होता है वो वीक होता है, तो +m ग्रेटर देन -I हम बोल सकते हैं इसके लिए। OCH3 में क्या होगा? +m है, +m। +m है, और वैसे -I है, लेकिन इसका -I कम ही होगा +m से, ठीक है। इसके बात करें, इसमें क्या है, इसमें +m है या नहीं है? +m है। नो मैम। मैम इसमें अनसैचुरेशन भी तो प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O। हाँ प्रेजेंट है, पर वो क्या डायरेक्टली हमारे इस कार्बन से प्रेजेंट है, वो जो अनसैचुरेशन है? नो मैम। डायरेक्टली क्या प्रेजेंट है? O, और उस O पे क्या है? लोन पेयर्स हैं, तो यानी कि लोन पेयर्स इस रिंग पे तो डीलोकलाइज हो सकते हैं ना, हो यस। सकते हैं ना। यस तो इस मैम। वजह से क्या है, ये +m है, ठीक है, +m है। और -I तो है क्योंकि ऑक्सीजन है, लेकिन वो क्या होगा, इसका कम ही होगा एज कम्पेयर टू +m। इसकी बात करें, इसमें +m है, नो इसमें मैम। माइनस है। -m है।
हाँ, इसमें माइनस एम है, ठीक है। इसमें माइनस एम क्यों है? क्योंकि ये जो है मतलब यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, जो कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारे इस वाले से डायरेक्टली, उसमें अनसैचुरेशन है, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे शिफ्ट होगा। सी और ओ में ओ ज़्यादा नेगेटिव है तो बॉन्ड ओ की तरफ टूटेगा और इसलिए ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, माइनस एम प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो खुद सॉल्व करते रहो और बाद में जब मैं सारे लिख लूँगी तो मुझे आंसर बताना है एक साथ, ठीक है। NH2 6 is CH3, ठीक है। 7 चलो लिख लिए। लिख लिए तो मैं लास्ट में फ्लोरीन है। हाँ, ये फ्लोरीन है। डिस्कस करूँ आंसर? 5 का बताओ क्या होगा? मैम प्लस प्लस एम। एम। प्लस एम होगा, ठीक है। और इसका स्ट्रॉन्गर होगा इसके माइनस आई से। माइनस आई क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें क्या होगा, प्लस एम या मैम माइनस? प्लस एम। इसमें भी प्लस एम होगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अच्छा देखो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ही दे रहा है इसको और यहाँ पे भी नाइट्रोजन ही दे रहा है इसको, लेकिन स्ट्रॉन्गर प्लस एम किसका है, इस 6th वाले का या 5th वाले का? 5th का। क्यों है 5th का? मैम क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी अटैच्ड है जो नेगेटिव आई नेगेटिव शो कर रहा है। हाँ, ऑक्सीजन है, आई नेगेटिव तो शो करेगा, लेकिन आई नेगेटिव से ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है जो शो करेगा, वो क्या है, रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस भी तो पॉसिबल है ना, यहाँ पे ऐसे वाली और यहाँ पे ऐसे हो, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस वाली C डबल बॉन्ड O पे भी डिलोकलाइज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर ही जाएंगे। तो इधर जो बेंजीन पे जो प्लस एम हो रहा होगा वो यहाँ पे जो बेंजीन पे प्लस एम हो रहा है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये वाला प्लस एम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे भी जा रहे हैं, तो कुछ यहाँ कभी वो यहाँ पे आ रहे होंगे, कभी वो यहाँ पे जा रहे होंगे, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इफेक्ट प्लस एम का। यहाँ पे सारा प्लस एम बेंजीन को ही मिल रहा है। ये चीज़ समझ आ रही है? यस मैम। इस वाले का यस मैम। कितना स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू 6th? 7th में क्या शो होगा बताओ? मैम माइनस एम। माइनस एम। 7th में माइनस एम होगा, और नाइट्रो माइनस आई भी शो करता है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि इधर कोई इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये माइनस एम के थ्रू विड्रॉ करता है, माइनस आई के थ्रू भी विड्रॉ करता है, ठीक है। NH3+ है ये, NH3+ का क्या होगा? मैम प्लस एम।
प्लस एम, और कोई? मैम माइनस है। प्लस एम। प्लस एम। प्लस एम बोल रहे हो, और माइनस माइनस एम। अच्छा, इसके पास लोन पेयर ऑफ मैम इलेक्ट्रॉन इसके पास रेजोनेंस होगा, इसमें प्लस मेसोमेरिक शो नहीं करेगा। इसमें रेजोनेंस होगा, मेसोमेरिक शो नहीं करेगा। हाँ, मेसोमेरिक शो नहीं करेगा, इसमें मेसोमेरिक शो नहीं करेगा, इस वजह से वो तो है ही नहीं कि NH3 कुछ हो रहा हो। बस बेंजीन अपने आप में जो रेजोनेंस करता है, जो उसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पॉसिबल होगा। मेसोमेरिक तो कुछ नहीं है इसमें। क्यों नहीं है इसमें मेसोमेरिक? क्योंकि इस N के ऊपर जो नॉर्मली यहाँ पे क्या था, फिफ्थ अगर हम देखें, यहाँ पे NH2 था बेंजीन के ऊपर, और यहाँ पे क्या है, NH3 प्लस है। NH2 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन क्या NH3 प्लस पे है? सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर है, ये वाला पेयर नहीं है। ठीक है, दो पेयर ऑक्सीजन पे होते हैं, ना कि नाइट्रोजन पे। हाँ, तो इस NH3 पे, NH3 वाले N पे लोन पेयर है कोई? नो मैम। मैम नहीं है ना, किसी को नहीं दिख रहा ना इसके ऊपर लोन पेयर NH3 प्लस NH3 पे लोन पेयर नहीं है, तो यानी कि प्लस एम नहीं कर सकता। और इसके ऊपर कोई अनसैचुरेशन है NH3 में जो ये माइनस एम के थ्रू विड्रॉ करेगा? मैम नहीं है, तो माइनस एम भी शो नहीं करेगा। तो सिंपली इसमें ना प्लस एम है ना माइनस एम है। बस NH3 प्लस क्या शो करता है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या शो कर लेता है? माइनस आई तो शो करेगा ना, इसका माइनस आई स्ट्रांग होगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पे हमने प्लस भी लगा दिया। प्लस लगा ले तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ये स्ट्रांगली क्या होगा, माइनस आई अच्छे से शो कर रहा होगा। ये चीज समझ आ रही है? यस यस मैम मैम। ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें क्या हो रहा होगा? प्लस है। प्लस एम प्लस एम ही होगा, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के नीचे ही आता है, उसके ऊपर भी दो लोन पेयर्स हैं, तो ये शो करेगा। यहाँ पे क्या होगा 10 में? माइनस एम। माइनस एम। हाँ, यहाँ पे माइनस एम होगा। देखो यहाँ पे आ गया नुपुर, तुमने पूछा था ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये सी एन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये माइनस एम के थ्रू विड्रॉ करता है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस एम हमारा शो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 17 में, ये ऑक्सीजन है। माइनस माइनस है। हाँ, यहाँ पे भी माइनस एम शो होगा। 12 में, माइनस एम। माइनस एम। माइनस है। 12 में भी माइनस एम होगा, क्योंकि अनसैचुरेशन है। 13 में, माइनस एम। हाँ, और इसमें 14 में, मैम माइनस एम। हाँ माइनस एम। अब 13 और 14 में किसका माइनस एम स्ट्रांग होगा, ये बताओ? मैम 14 का। ठीक था, क्योंकि मैम वहाँ पे लोन पेयर भी उसमें रेजिडेंस में हो जाएंगे। तो माइनस OH वाला एम बढ़ाएगा या घटाएगा उसका? रेजोनेंस तो कम करेगा। रेजोनेंस कम करेगा ना, तो कम माइनस तो कम कर देगा वो बेंजीन वाली, तो इस वजह से क्या होगा, इसका माइनस एम कम होगा, इसका माइनस एम ज्यादा होगा। क्योंकि अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन से तो ले रहा था पहले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेंजीन से ले रहा है। यहाँ पे क्या है, ये इस ऑक्सीजन से भी ले रहा है, इस बेंजीन के एडिशन में। ठीक है, तो अब इसके पास दो दो जगह ऐसे देने वाली, तो इस वजह से बेंजीन पे इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है माइनस एम का, और इस पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इफेक्ट उतना ही रहता है, तो इसका माइनस एम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 14 वाले का। ये चीज समझ आई यस मैम। कैसे Yes, कंपेयर ma'am. करना है? ठीक है, 15 और 16 में क्या होगा? अच्छा 15 बताओ पहले, प्लस एम या माइनस एम? मैम माइनस एम। हाँ, ये भी माइनस एम ही शो करेगा। 16 में क्या होगा? मैम माइनस है। नेगेटिव है, माइनस एम। फ्लोरीन माइनस एम शो करेगा, पक्का? माइनस एम के लिए क्या चाहिए होता है? मैम इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप तो लोन पेयर। देखो, विड्रॉइंग लोन पेयर तो प्लस एम के लिए चाहिए होता है ना। मैम ओह इसके सॉरी, सैचुरेशन। ठीक है, अनसैचुरेशन चाहिए होती है। 16 में, इसमें अनसैचुरेशन तो नहीं है फ्लोरीन में, कोई मोनोटॉमिक है, कैसे अनसैचुरेशन? एफ सिर्फ एक ही एटम है ना, तो कैसे अनसैचुरेशन इस मैम पे? ये माइनस आई शो करेगा। हाँ, माइनस आई तो होता ही है इसमें, लेकिन इस देखो, इसमें माइनस आई भी शो होगा और इसमें प्लस एम भी शो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या होता है, अभी तक हमने कहा सारा क्या देखा, जिसमें माइनस एम लो या प्लस एम लो, वो स्ट्रॉन्गर किससे थे, इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर थे। लेकिन हेलोजेंस के केस में क्या होता है, जो हमारा माइनस आई होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है हमारे अपने ये मेसोमेरिक इफेक्ट से, तो हमारा माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा प्लस एम से। ठीक है, मैम रेजोनेंस के केस में। हाँ मैम ये बोलो। प्लस एम कैसे शो कर रहा है? लोन पेयर्स है ना इसके ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर। ओके मैम। ठीक है, लोन पेयर से तो यानी कि प्लस एम शो कर सकता है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड टूट कैसे जाएगा, तो उस पर नेगेटिव आएगा, तो यानी कि प्लस एम शो कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन फ्लोरीन
मतलब ये हेलोजेंस के केस में हमें क्या याद रखना है कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन Cl, इसमें क्या होगा? मैम प्लस एम और माइनस आई। स्ट्रॉन्गर क्या होगा? मैम माइनस आई। माइनस आई। हाँ, माइनस आई स्ट्रॉन्गर होगा यहाँ पे प्लस एम से। शो दोनों करेगा लेकिन माइनस आई स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, मैंने बताया क्योंकि भी हेलोजेंस के केस में। एक और एग्जांपल देखते हैं, N डबल बॉन्ड O, ये क्या शो करेगा? बताओ। मैम ये माइनस एम करेगा। हाँ, ये माइनस एम शो करेगा क्योंकि N के ऊपर हमें अनसैचुरेशन दिख रही है ना, N डबल बॉन्ड O दिख रहा है, तो ये यहाँ पे माइनस एम शो करेगा इसके केस में जब ये बेंजीन से अटैच होगा। ठीक है, लेकिन NO जो है वो प्लस एम भी शो कर सकता है, लेकिन बेंजीन के साथ तो हमेशा माइनस एम शो करेगा। प्लस एम कब शो कर सकता है? अगर मान लो ये है CH2 प्लस दिस और N डबल बॉन्ड O। अब लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे माइनस एम भी शो कर सकता है चाहे तो। कैसे? अगर CH2 पे क्या लगाओ? नेगेटिव चार्ज लगाओ, N डबल बॉन्ड O, तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड N O नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में क्या शो कर रहा है? प्लस एम। इस केस में क्या शो कर रहा है? माइनस एम। ठीक है, तो ये प्लस एम भी शो कर सकता है, माइनस एम भी शो कर सकता है, लेकिन जब बेंजीन के ऊपर होगा NO तो उसमें ऑलवेज क्या शो करेगा? माइनस एम। यहाँ पे ऑलवेज माइनस एम शो करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कोई डाउट इसमें? बोलो, कोई डाउट है? नहीं है? आगे बढ़ूं? ये समझ आ रहा है ना कि प्लस एम माइनस एम क्यों शो कर रहा है? प्लस एम इस वजह से शो कर पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और माइनस एम इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि इस पे क्या है? डबल बॉन्ड O भी है, मतलब अनसैचुरेशन भी है। ठीक है, इसके जैसे एक दो ग्रुप्स और होते हैं, जैसे S डबल बॉन्ड O, ये भी इसकी तरह काम करेगा क्योंकि इसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड O भी है और लोन पेयर भी है, और NH ये भी इसकी तरह काम करेगा। तो ये दोनों ग्रुप्स किसकी तरह काम करेंगे? सेम एज NO। तो अगर बेंजीन के साथ प्रेजेंट होंगे तो क्या शो करेंगे? माइनस एम, और अगर नॉर्मली प्रेजेंट होंगे तो प्लस एम भी शो कर सकते हैं, माइनस एम भी शो कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा इसके साथ क्या प्रेजेंट है। अगर लेने वाला ग्रुप प्रेजेंट है जो लेगा तो उसके साथ प्लस एम शो करेंगे, अगर कोई देने वाला ग्रुप है जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उससे ले भी लेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. तो यस मैम। ओके, अब जरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, अगर मैं तुम्हें बोलूँ क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, एनिलीन के, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन नाम होता है इसका। इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हो तो बना सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ और बताओ कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जिसको थोड़ा डाउट हो रहा है वो देख भी सकता है इधर हेल्प के लिए, पर ट्राई करो खुद बनाने की पहले। और एरो का ध्यान रखना कि मैं कैसे बना रही हूँ, जो कल सिखाई थी बात एरो की, कि कैसे कैसे शिफ्ट होगा, बॉन्ड से शुरू होगा और कब बॉन्ड पे जाके खत्म होगा, बॉन्ड से कब शुरू होगा और एटम पे कब जाके खत्म होगा। मैम ऑर्थो पैरा। हाँ, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आएगा। ठीक है, और किसी का आ रहा है? ये और किसी का कहीं और आ रहा है? मैम ऑर्थो पैरा है। हाँ, ऑर्थो पोजीशन बताई थी कल, पैरा पोजीशन बताई थी, मेटा पोजीशन बताई थी, और एक और क्या पोजीशन बताई थी? मैम इप्सो हाँ, एक इप्सो पोजीशन बताई थी। तो अगर फर्स्ट पे हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमारा बेंजीन हो, क्या उस पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन हो, तो जिस पे सब्स्टिट्यूशन होती है जो फर्स्ट पोजीशन होता है वो क्या होती है? इप्सो पोजीशन होती है। तो ये वाली पोजीशन जो होगी वो क्या होगी? इप्सो पोजीशन।
ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ मेरा नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और इधर आ रहा है। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ड्यूरिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो एक चीज हमने ये देखी कि ये जो प्लस एम है ये किसको इफेक्ट कर रही है, हमारे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को। अब नेक्स्ट अगर मुझे दिखाना हो अपना रेजोनेंस बेंजीन पे ही, लेकिन ग्रुप लगाओ यहाँ पे NO2, इसकी रेजोनेंस दिखाओ, इसमें क्या हो रहा होगा, प्लस एम या माइनस एम? -m। हाँ, तो माइनस एम की इसमें रेजोनेंस दिखाओ। माइनस एम में तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बेंजीन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव। नहीं, डेल्टा पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में डेल्टा पॉजिटिव हम कब लगाते हैं, जब हम हाइब्रिड बनाते हैं, लेकिन जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम पूरा प्लस माइनस लगाएंगे अच्छे वाला। नेगेटिव ओ नेगेटिव, सॉरी ये एरो यहाँ पे जाएगा किधर, दिस प्लस प्लस, तो ये है कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसके, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो इस वजह से इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमें पढ़ रहे हो ना, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और भूल गए, आगे रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह करोगे सब कुछ, हर किसी में बेंजीन के सारी रिएक्शंस में ये ऑर्थो पैरा वाला फंडा काम आने वाला है, या कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। तो जो भी इफेक्ट है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, वो किस पे हो रही है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हो रहा है। मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनका। ठीक है, सारे पोजीशंस का सारा किस पे इफेक्ट पड़ता है, ऑर्थो या पैरा पे ही पड़ेगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस are most affected in case of both electron donating प्लस एम शो करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो कि माइनस एम शो करेंगे। प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप्स। ठीक है, ये एक तरीके का नोट डाल के लिख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ूं। यस मैम। चलो अब इसमें ही हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो जो नुपुर आज तुम अपना डाउट पूछ रही थी वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो जैसे एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो हो सकता है मिलके बना हो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, या हो सकता है वो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बना हो, 4 से बना हो, 5 से बना हो, किसी से भी बन सकता है। अब या तो पॉसिबल है कि सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एक जैसे हो, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे कल तक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, वो भी हम और डिस्कस करेंगे आगे क्या इक्विवेलेंट कैसे होंगे। और या तो ये भी पॉसिबल है कि वो इक्विवेलेंट ना हो, कि सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, कुछ अलग दिखते हो। तो अगर वो सारे के सारे अलग हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी या किसकी एनर्जी कम होगी। हमने पॉइंट्स जब लिखे थे रेजोनेंस के बारे में, तो हम लिख रहे थे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कल, लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा, देखिए क्या उसकी एनर्जी सबसे कम है या किसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो हम उसके रूल्स पढ़ेंगे आज के, हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो पहला रूल लिख लो, रूल 1,
लिख लो न्यूक्लियर न्यूट्रल। जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है हमारा वो हमेशा जो होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, जो भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इज मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड वन। ठीक है, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा मोर स्टेबल होगा चार्ज वन से। जो चार्ज स्ट्रक्चर होगा उसके कंपैरिजन में रूल 2 क्या होगा, द आर एस क्या बोला था कल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये समझ जाओ, ये पूरी ऑर्गेनिक में हम ऐसे यूज करने वाले हैं। विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल। अच्छा, राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्या मैं टाइप करूँ? द रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर मैं रेजोनेंस दिखाऊं ऐसे कुछ और ऐसे, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किस में ज़्यादा है? मैम फर्स्ट में। हाँ, तो फर्स्ट में ज़्यादा है ना, तो यानी कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी सेकेंड से। ठीक है, रूल 3, तो मतलब इसको ऐसे अप्लाई करना है। रूल 3 को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल या EN, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल बोल देती हूँ, EN लिख रही हूँ मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को। ठीक है, इसे पूरा लिख लेना, EN इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द अगर पॉजिटिव चार्ज हो किस पे, इज द पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट makes the structure stable। ठीक है, एक तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट makes the structure stable। मतलब कि अगर दोनों मेरे, जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव हो गया। हाँ क्या बोला, क्या बोल रहे हो कृष? दोनों जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। मान लो हमारे जो मॉलिक्यूल है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एक की ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमारे हर एलिमेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक की कम होगी, एक की ज़्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उल्टा नहीं होना चाहिए क्या, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव दे दें और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को हम नेगेटिव दे दें, तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे तो और पता चलेगा। मैम जैसे हमने नाइट्रो ग्रुप में देखा था। नाइट्रो ग्रुप में हाँ, N पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, ऐसा ही होता है। अभी और पता चलेगा। अच्छा, वो तो सिर्फ ग्रुप की बात हो गई है, जब पूरा मॉलिक्यूल देखेंगे उसमें कैसे देख पाएंगे, वो देखोगे तो समझ आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। रूल 4, तो रूल 4 है हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहेगा, वही कि हमारा ऑक्टेट जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या है, द स्ट्रक्चर इन विच, ये विच है, ठीक है, इन विच ऑल द एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट is more stable, या most stable is और is more stable। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल ये कहता है। अब एक नोट लिख लो इसके रूल्स का, इन केस इफ both En and octet rule, एक सेकेंड, both En and octet rule contradict
मतलब EN रूल के अकॉर्डिंग कुछ और आंसर आ रहा हो और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कुछ और आंसर आ रहा हो, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? ऑक्टेट रूल को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। देन ऑक्टेट रूल इज प्रेफर्ड। और ठीक है, अगर तो यानी कि मेजर यही है कि सबसे पहले हम ऑक्टेट रूल ही अपना देखने वाले हैं, फिर हम EN रूल देखने वाले हैं, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड का जो था, क्या ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट किस में होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले ऑक्टेट देखना है कि ऑक्टेट जिसका ज़्यादा है, ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है, जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है सारे आइटम्स का, वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने ही वाला है। फिर हम EN देख लेंगे उसके बाद कोवलेंट, ठीक है। अभी देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चंस का। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, 1 ठीक है। इसका ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बन सकता है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैसा होगा? एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया, ये कुछ बचेगा। तो एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये है और एक स्ट्रक्चर ये है, तो बता सकते हो इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा? 1 और 2 में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होने वाला है? 1 1। और कोई? मैम 1। साक्षी कुछ आंसर दिया तुमने? मैम 1। 1। अच्छा, अब रीज़न भी बताओ कि 1 क्यों बोल रहे हो? Ma'am, because chlorine is more electronegative in the second one with the positive charge. ओके, और कोई? किसी का कोई और आंसर हो तो वो बोलो। ठीक है, तो आंसर है 2 जो है वो मोर स्टेबल है 1। मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या देखना? ऑक्टेट रूल देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव EN रूल तो देखना ही देखना है, लेकिन पहले देखो क्या अगर EN रूल हो सकता है फॉलो हो रहा हो, लेकिन ये देखना कहीं ऑक्टेट रूल तो नहीं वायलेट हो रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे रेजोनेंस में क्या क्या इन्वॉल्व है? Cl इन्वॉल्व है, ये वाला C, ये वाला C और ये वाला C। इस Cl का ऑक्टेट पूरा है, इस C का भी ऑक्टेट पूरा है, इस C का भी ऑक्टेट पूरा है, लेकिन ये वाला जो C है इसका ऑक्टेट पूरा है? बोलो, पूरा है इस वाले कार्बन का ऑक्टेट? कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस वाले कार्बन पे? इनकम्प्लीट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटायन है ये। कार्बोकेटायन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैम 6 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस Cl का ऑक्टेट पूरा है यस मैम। ना। 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में 7 8, तो इसका तो पूरा है। इस कार्बन का भी पूरा है, इस कार्बन का भी पूरा है और इस कार्बन का भी पूरा है। तो यहाँ पे क्या है? इस स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट पूरा है, तो इस वजह से सेकंड इज मोर स्टेबल देन 1, ठीक है। डाउट इसमें कुछ? नो मैम, आ गया समझ। साक्षी तुम्हें आ गया? तुम भी 1 बोल रहे थे, Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल is NH2 CH plus O CH3। अब इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? देखो, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, एक मैं बना देती हूँ, इस पे भी लोन पेयर और इस पे भी, ये भी दे सकता है इसको, NH2 CHO plus CH3, और पॉसिबल है कि ये भी दे पाए इसको, ठीक है। अगर इसको मैं A दे दूँ तो A से A बन रहा है, और अगर मैं ये B वाला पाथ करूँ तो ये B से क्या बन रहा है? NH2 प्लस CHO CH3, ठीक है। तो 1, ये वाला स्ट्रक्चर 2 और ये वाला स्ट्रक्चर 3। तो इन तीनों को अरेंज करो। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फिर उससे कम, फिर उससे कम। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा इनमें से? पहले ये देख लो कि तीनों स्ट्रक्चर में किसी का ऑक्टेट रूल तो वायलेट नहीं हो रहा है। ऐसा कोई तीनों स्ट्रक्चर में से कोई एक जिसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट ना हो? मतलब सारे मैम आइटम 2 3 1 ऑर्डर आ रहा है। 2 3 1। तो अकॉर्डिंग टू यू सेकंड इज मोर स्टेबल।
सेकंड 3 1 ये बोला ना क्रिश? यस मैम, यस। ठीक है, और कोई, किसी का कोई और आंसर है? और किसी को समझ आ भी रहा है कि क्या हो रहा है क्लास में? कुछ डाउट है या नहीं कुछ समझ आ रहा तो बोलो। मैम कौन बोल रहा है? मैम 3 to 1 हाँ बोलो। मैम 3 to 3 to 1 1 किसने दिया ये आंसर? नाम बताओ किसने बोला? मैम मंतशा। मंतशा, ओके। और कोई? ये वाला जो है इसका आंसर ठीक है, मंतशा ने करेक्ट आंसर दिया, कृष्ण ने वाला आंसर गलत दिया। 3 to 1 देखो, अगर मैं ऑक्टेट रूल, हमें सबसे पहले देखना है 1 2 और 3 की बात करूँ, फर्स्ट में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा? मैम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन आ गया यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं है। कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं बस और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है इसमें। सेकंड और थर्ड की बात करूँ, इन दोनों में ऑक्टेट रूल हर किसी पे फॉलो हो रहा है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव और नाइट्रोजन में पॉजिटिव है। इसके पास भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 इस बॉन्ड के, 1 2 3 4 इन दोनों बॉन्ड्स के और एक लोन पेयर, तो 8 हो जाएंगे। और सिमिलरली इस नाइट्रोजन के भी पॉसिबल हैं, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के भी लोन पेयर है, तो ऑक्टेट रूल इन दोनों में फॉलो हो रहा है, तो ये 1 तो सबसे लास्ट ही है, तो 1 तो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब बात रही 2 और 3 की, अब किस पे आएंगे? अब दोनों का ऑक्टेट रूल पूरा है, तो नेक्स्ट स्टेप हम किस पे, ईएन रूल पे आ सकते हैं, एन इलेक्ट्रोनेगेटिव। रूल पे मैम इसमें तो जो लास्ट नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव आना चाहिए चार्ज। हाँ, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। अगर मैं ओ की बात करूँ और एन की बात करूँ, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? एन, तो एन पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ओ पे पॉजिटिव, तो ये जो एन पे पॉजिटिव आ रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा मोस्ट, और फिर 3 से कम स्टेबल होगा 2। ये चीज समझ आ रही है क्या है 2 और 3 में हमने कैसे डिसाइड किया? इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ है ना ज्यादा एन से, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? मैम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। हाँ, लेकिन और बच्चे जो हैं जो आंसर नहीं कर रहे, जो शांत बैठे हैं, उन्हें समझ आ रहा है? अगर चलो मैं एफ की बात करूं, ओ की बात करूं, एन की बात करूं, अब बताओ अगर मैं इन सब पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, किस पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? एन पे तो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर एफ पे, नाइट्रोजन पे। और अगर मैं यहाँ पे कार्बन भी लगा दूं, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन पे होगा, फिर नाइट्रोजन पे, फिर ऑक्सीजन पे, फिर एफ पे। तो हमें ये चीज देखनी है कि जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हमें बस कंपैरिजन देखना है। क्लियर हो रही है ये चीज? यस मैम। किसी को नहीं हो रही है तो पूछ लो, आगे डाउट्स कैरी मत करना, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत रहेगी आगे ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रुको एक सेकेंड। 3 CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH पॉजिटिव, NH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH पॉजिटिव और NH2। अब मैंने कल लास्ट में जाते जाते पॉइंट लिख पाया था लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस का, क्या तो लाइक चार्जेस एडजेसेंट पे हो या अनलाइक चार्जेस एडजेसेंट पे हो, दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक माइनस है, पॉजिटिव है, और प्लस और माइनस दोनों क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे है, तो ये दोनों ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल तो दोनों ही है, लेकिन हमें बताना है लीस्ट स्टेबल कौन सा है इन दोनों में से, क्या लीस्ट स्टेबल कौन सा है, 1 है या 2 है, बता सकते हो आंसर और साथ में उसका रीजन। जो भी लगता है तुम्हारे अकॉर्डिंग बोल दो आंसर, कुछ भी।
मैम NH3 होगा, NH2 होगा। 2 है, 3 नहीं होगा। 3 होता तो N पे पॉजिटिव होता। बताओ। अच्छा देखो, N पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। यस मैम। और यहाँ पे N पे लोन पेयर है, तो यानी कि N भी अच्छा खासा उसका ऑक्टेट पूरा है, उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। CH पे नेगेटिव है, तो और यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, यहाँ पे रिपल्शन होगी सेकेंड के केस में। फर्स्ट केस में रिपल्शन नहीं है। ऑल्दो ऐसे वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, हम कभी भी जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमने कल ही पढ़ा था कि इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, एडजेसेंट कार्बन कार्बन पे, तो वो अनस्टेबल ही होते हैं। लेकिन इनमें से हम पूछ रहे हैं क्या, इन दोनों में से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, मतलब लीस्ट स्टेबल कौन सा है, क्या इन दोनों में से अगर कंपेरिजन हमें करना पड़ जाए तो क्या होगा, अनस्टेबल तो दोनों ही है, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव के साइड में क्या है, लोन पेयर है, तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या नेगेटिव के चार्ज में लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या हो रही होगी, रिपल्शन हो रही होगी, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड क्या है, लीस्ट स्टेबल है इन दोनों में से। ये चीज समझ आ रही है। यस मैम। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट ऐसा एक और एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव CH पॉजिटिव N प्लस डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 CH पॉजिटिव CH नेगेटिव N प्लस डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इन दोनों में से कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा, बताओ। NO2 कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है ना यहाँ पे, तो इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा वाला, स्ट्रक्चर, कौन सा, फर्स्ट। I'm फर्स्ट। second. हाँ, फर्स्ट सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा इन दोनों में से, तो सबसे कम स्टेबल फर्स्ट होगा। देखो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए उसे कुछ चाहिए, अब उसके साइड में हमने क्या लगा दिया, कार्बोकेटाइन लगा दिया है, जो कि ऑलरेडी बहुत गरीब है। तो अब वैसे ये गरीब है NO2, खुद उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसके साइड में हमने क्या लगा दिया, जो एटम, ऐसा एटम जो खुद ही पहले से गरीब है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये कार्बन आयन इसको थोड़े इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल होगा। वैसे तो अनस्टेबल ही है दोनों, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो 1 है सबसे कम स्टेबल, 1 इज लीस्ट स्टेबल। समझ आ रही है, बढ़ू मैं आगे। यस मैम। एनीवन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या थोड़ा अब समझने के लिए, No मैम। ठीक है, सही है ना। चलो अब एक चीज हम करते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सुना ही है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यस SIR से, ठीक है। तो मैम, वो स्टेरिक हिंड्रेंस ही है ना। इनहिबिशन है, हाँ बेसिकली वही है कि स्टेरिक की वजह से, स्पेस के रीजंस की वजह से रेजोनेंस का रुक जाना, क्या स्पेस में ऐसा कुछ हो जाए कि उस वजह से हमारी रेजोनेंस रुक जाए। तो स्पेस में अब वो देखते हैं ऐसा क्या हो सकता है स्टेरिक में, ठीक है, स्टेरिक का मतलब स्पेस होगा, ठीक है। तो अगर मैं बेंजीन लूँ और यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगाया है NCH3 और CH3, अभी काफी अच्छा खासा बल्कि ग्रुप है, N है और NH2 नहीं है, H की जगह हमने रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, तो अपने आप में ये जो ग्रुप है काफी बल्कि ग्रुप है, क्या बोलेंगे हम इसे, बल्कि ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। और अब हमने इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, दोनों ऑर्थो पे CH3 भी लगा दिया, तो अब देख रहे हो कि इस जगह पे कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई होगी, क्योंकि ये भी बल्कि ग्रुप और यहाँ पे हमने CH3 और लगा दिए, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनमें आपस में कितनी बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रही होगी।
रिपल्शन होने से क्या हो जाएगा, अब रिपल्शन होगी, अब क्योंकि पहले ये प्लेनर होता स्ट्रक्चर, क्या एन सी सी सारे एक प्लेन में होते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो गए हैं उस वजह से इनका प्लेन में होना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो क्या होता है, ये जो बल्कि ग्रुप है एन सी एच थ्री वाला ग्रुप क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, यानी कि प्लेन से बाहर को निकल आएगा। ठीक है, तो कुछ हम इसको कैसे बना सकते हैं, मैं इसको बस एक सॉलिड लाइन से दिखा देती हूँ यहाँ पे कि अभी थोड़ा बाहर आ गया है, CH3 CH3 CH3। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है पहली, कि हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। sp2 वाले एटम्स में और sp में क्यों होता है, क्योंकि वो सारे प्लेनर होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि n क्या हो गया, बाहर आ गया हमारे इस प्लेन से, तो अब ये प्लेन में नहीं रहा है हमारे इस बेंजीन वाले रिंग के, अब प्लेन में नहीं रहा तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस बंद हो गई ड्यू टू SIR, स्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, नो रेजोनेंस एज तब यहाँ पे क्या है, प्लेनैरिटी, जो प्लेनर था मॉलिक्यूल वो क्या हो गई, लॉस हो गई, तो प्लेनैरिटी इज लॉस्ट, इस वजह से यहाँ पे क्या रेजोनेंस नहीं हुई। ये चीज़ समझ आ रही है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, क्या जो स्टेरिक हिंड्रेंस जो इसमें बहुत ज़्यादा हमने क्रिएट कर दिया है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया है बल्कि ग्रुप्स लेके, उस वजह से ये जो N जो है NCH3 ये बाहर आ गया है हमारा प्लेन से। अब रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब हमारे एटम्स क्या हो, प्लेन में हो। अब N और जो बेंजीन रिंग है वो भी एक प्लेन में नहीं रही, जिस प्लेन में बेंजीन था N उस प्लेन से बाहर आ गया है, इस वजह से अब N के जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकते, तो रेजोनेंस रुक गई, इनहिबिट हो गई, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया स्टेरिक रीजंस की वजह से। ये चीज समझ आई। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब इस पे जैसे इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि CH3 CH3 और N CH3, तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो क्या ये ऑर्डर सही है, बेसिसिटी ऑफ N बेसिकली, हाँ बेसिसिटी ऑफ N की बात करूं तो क्या ये वाला ऑर्डर जो मैंने दिया है, क्या इसको मैंने इसे ग्रेटर देन दिया है इससे 1, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो क्या ये ऑर्डर सही है। नो मैम। नहीं नहीं सही, क्यों नहीं है सही। मैम सेकंड में तो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे वो रेजोनेंस में जाना चाहेंगे हाँ, तो बेसिकली और थर्ड में नहीं जा पाएंगे। हाँ बेसिसिटी में होगा क्या, वो लोन पेयर देगा किसको, H+ को, मतलब कोई H+ होगा उसको ये लोन पेयर दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी हम दोनों की बेसिसिटी में ये चेक करने वाले हैं। तो ये लोन पेयर H+ को आसानी से कब दे पाएगा, जब इसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल हो। अगर हम 2 की बात करें, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं रुकी ना, तो यानी कि लोन पेयर क्या है, हमारे बेंजीन में रेजोनेट कर रहे हैं, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्लेनैरिटी लॉस हो चुकी है, ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है अब फ्री है, ये लोन पेयर हमारी फ्री है, तो ये आराम से क्या होंगे, H+ को दे पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, H+ को अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली देंगे, तो इस वजह से बेसिक क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं है, बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होगी। ये चीज़ समझ आ रही है, कोई डाउट इस चीज़ में। नो मैम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा सेकंड से। अगर मैं CN कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट की या सेकंड की। फर्स्ट की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्यों, देखो रेजोनेंस से क्या होता है, वही मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, रेजोनेंस अगर हम यहाँ पे करेंगे तो CN के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स के बीच में स्ट्रक्चर्स में CN और N के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड ही होता है, उस वजह से हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या होता है, CN में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, तो C और N के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हमारे पार्शियल डबल बॉन्ड वाले उससे भी बड़ा ही होगा, तो इस वजह से बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी होगी, फर्स्ट की ही बड़ी होगी 2 से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे कंसेप्ट्स पे। इसमें डाउट किसी को बॉन्ड लेंथ वाली चीज में, नहीं ना, नो मैम। ठीक है, चलो इसमें एक चीज लिख लो नोट, क्या ये जो O- होगा OH
NH2 CHCN, ये जो होंगे नो SIR, मतलब ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं। नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स नहीं है, छोटे ग्रुप्स हैं, स्मॉल है, ठीक है। मतलब स्टेरिक क्या स्पेस में स्टेरिक हिंड्रेंस हो क्यों रही थी? क्योंकि वो ग्रुप्स बहुत बड़े थे, ठीक है, वो बड़े थे इस वजह से हो रही थी। ये सारे ग्रुप्स क्या है? O नेगेटिव एक सिर्फ एक लौता एटम है, OH भी बस 2 है छोटे छोटे, NH2 भी कोई ज़्यादा नहीं है। उधर N पे क्या था? CH3 था और इस पे भी CH3 था। यहाँ पे सिर्फ NH2 है, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है। CN तो बेचारा लीनियर रहता है, एक सीधी लाइन में खड़ा रहता है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। CN ऐसे रहता है बेंजीन पे। तो इस वजह से ये छोटे ग्रुप्स हैं, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देते, कोई लार्ज बड़े नहीं है, इस वजह से ये SIR शो नहीं करते, ठीक है। मैम हाँ, मैम अगर इप्सो एंड ऑर्थो पोजीशंस पे यही ग्रुप्स लगे हो तब भी शो नहीं करेंगे? हाँ, तभी शो नहीं करेंगे, तभी तो हम जज कर पाएंगे ना कि SIR है या नहीं है। अगर ऑर्थो पे ग्रुप्स ही नहीं है तो SIR की बात ही नहीं आती। ऑर्थो पे जब हम ग्रुप्स लगाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है या नहीं हो रही। अगर मेटा पे लगा दिए, पैरा पे लगाते हो तो वो तो खुद ही दूर हो गए हैं, तो वहाँ पे कोई SIR की बात ही नहीं है। ऑर्थो की ही बात कर रहे हैं हम कि अगर ये वाले ग्रुप्स हो बीच पे इप्सो पे और ऑर्थो पे हमने कुछ ग्रुप ये CSC लगा दिया है तो ये SIR नहीं शो करेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इक्विवेलेंट RS की बात। क्या इक्विवेलेंट RS हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? अब जैसे मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जहाँ होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, लेकिन ये किसके लिए ठीक है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ठीक है। काफ़ी इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, इनऑर्गेनिक में होता है। इसमें भी क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होते क्योंकि इनऑर्गेनिक आयंस हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जैसे एक होता है हमारा फॉर्मेट आयन HCOO नेगेटिव, ठीक है, फॉर्मेट आयन। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। सिर्फ एक कार्बन से जब चीज़ें बनी होती है तो हमारा ये FORM वाला से शुरू होता है वो, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट आयन। तो उसका हमें देखना है कि ये कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देगा। तो एक C डबल बॉन्ड O है और O नेगेटिव है, ये ऐसे कुछ रेजोनेंस करेगा, तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया और एक स्ट्रक्चर ये हो गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम है, एकदम सेम दिख रहा है। नुपुर, तुमने इसका क्वेश्चन पूछा था इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, तो ये दोनों तुम्हें सेम लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? बताओ। मैम सेम। पक्का? कोई डाउट तो नहीं यस। हो रहा ना? सेम है ना एकदम। H है, C पे 2 जगह O है, एक बार यहाँ पे O नेगेटिव है तो एक बार इधर O नेगेटिव है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो दोनों क्या है? सेम है। तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इस केस में हम अपना हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं? COO, हम इसको -½ बोल सकते हैं और इसको भी -½ बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज एक ही है और ये इन दोनों ऑक्सीजन पे बराबर से डिवाइड हो रखा है, तो हम -½ लगा सकते हैं, ठीक है। और डेल नेगेटिव लगाओगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि इक्वल उसमें डिवाइड हो रहे हैं दोनों और हमारा इक्वलेंट RS है, दोनों ऑक्सीजन एकदम सेम पोजीशन पे ही है देखा जाए तो हम -½ लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल की बात करें, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? चलो No, ma'am. आगे का देखते हैं। सेकंड है CO3 2-, कौन सा आयन होता है ये? कार्बोनेट आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, तीनों इक्वल हैं या डिफरेंट है? मैम सेम है। सेम है, तो ये भी 3 इक्विवेलेंट RS है, ठीक है। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बना सकते हैं? COO। अब क्या है? 2 चार्ज हैं
2 माइनस चार्ज है ना, 2 है चार्ज और 3 एटम्स पे बराबर डिवाइडेड है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको -2/3, -2/3 और -2/3। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस नाइट्रेट आयन, NO नेगेटिव, O नेगेटिव प्लस, ये होता है नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर। O नेगेटिव, खुद बनाओ ये चीज़। अब तो दो देख लें एग्जांपल, इनके तो दो आराम से बन सकते हैं। और डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, 1 2 3, यहाँ पे प्लस और इधर भी प्लस। ये भी तीनों इक्वलेंट RS है, 3 इक्वलेंट RS, क्योंकि तीनों के तीनों एकदम सेम है। अब इसका मैं हाइब्रिड की बात करूँगी तो NO प्लस। अभी बताओ O पे कौन सा चार्ज लगा सकती हूँ मैं यहाँ पे? जैसे मैंने सबसे पहले -1/2 लगाया था, इधर -2/3 लगाया था, तो यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ O पे? बताओ। -2/3। 1/3। -1/3, क्योंकि एक चार्ज है -1 है और 3 ऑक्सीजन पे डिवाइडेड है, तो -1/3। तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। इस 4th बेंजीन का तो बहुत ईजी है, बेंजीन का खुद बनाना। बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड भी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दो ही होते हैं बस, हमने बनाई भी थी कल, मैं फिर से नहीं दिखा रही। नेक्स्ट देखो, डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड, ये है। ठीक है, ये है डायनाइन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। तो उसमें अगर मैं रेजोनेंस दिखाऊँ तो एक ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। O नेगेटिव, O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, डबल बॉन्ड O था यहाँ पे। अब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो बस अब कोई नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए पॉसिबल नहीं है, बस ये 4 पॉसिबल है। और ये चारों इक्वल लग रहे हैं, नहीं लग रहे? बताओ, ये चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल हैं कि नहीं है? मैम है। और कोई किसी को ऐसा है कि इक्वल नहीं लग रहे? दो डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और दो CO- यहाँ पे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड O है दो, और इस स्ट्रक्चर में भी O- है दो। यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड O है और दो O- है, और यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड O है और दो O- है। सब कुछ सेम है। अंदर की रिंग में अगर हम देखें, रिंग में एक डबल बॉन्ड इसमें है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो ये चारों स्ट्रक्चर सेम है, चारों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये 4 इक्वलेंट RS हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 इक्वलेंट RS। ठीक है, रेजोनेंस हमने कहाँ से शुरू किया? O नेगेटिव से, क्योंकि O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो किसी भी एक O नेगेटिव से शुरू कर दो। O नेगेटिव से शुरू किया, फिर यहाँ पे एक नया O नेगेटिव बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। फिर एक और O नेगेटिव को शिफ्ट किया, तो जिस O नेगेटिव को शिफ्ट किया वहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पे O नेगेटिव बन गया। सेम फिर हमने यहाँ पे रिपीट किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पे O नेगेटिव बन गया। लेकिन ये चारों के चारों स्ट्रक्चर सेम है, 4 इक्वलेंट RS है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर अब हम देखना चाहे क्या
जो ऑल CC बॉन्ड्स हैं, मतलब ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, मतलब ये C और ये C, इन चारों कार्बन पे एक बार तो डबल बॉन्ड आ ही रहा है स्ट्रक्चर में, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार इन दो कार्बन के बीच आ रहा है, एक बार इन दो कार्बन के बीच आ रहा है और एक बार इन दो कार्बन के बीच आ रहा है। तो ये पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होंगे, ऑल CC बॉन्ड लेंथ जो होंगी, ऑल CC बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। सिमिलरली ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स भी इक्वल होगी, ऑल CO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। लेकिन क्या CC और CO बॉन्ड लेंथ्स इक्वल होंगी? अगर CC और CO को कंपेयर करें तो क्या वो भी सेम होंगी या वो डिफरेंट होंगी? नो मैम, वो वो डिफरेंट डिफरेंट हो। क्योंकि CC और CO तो सेम नहीं हो सकती, CC एंड CO बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट। मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। CC बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल टू CO बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब ये है, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में किसी को डाउट? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लो। इन सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? मैम HCONA। NaCOO। HCONA, यही होगा, ठीक है। इन सोडियम फॉर्मेट बोथ CO bonds are equal in length but in formic acid का फॉर्मूला क्या होगा? अभी बताया था, HCOOH। OH, ठीक है। 2 CO bond lengths are different। तो इसका रीजन क्या होगा? गिव रीजन। सोडियम फॉर्मेट में रेजोनेंस हो रहा है और फॉर्मिक एसिड में नहीं हो रहा। नहीं, रेजोनेंस तो फॉर्मिक एसिड में भी है। किसने मना किया? क्या उसमें रेजोनेंस नहीं है? ये फॉर्मेट का फॉर्मूला हो गया, मतलब Na+ साइड में है पर उसका ऐसा कोई रोल नहीं है, बस हमें इससे मतलब है। ये हो गया सोडियम फॉर्मेट और ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। तो इसमें क्यों इक्वल है और इसमें क्यों नहीं इक्वल? इसका अगर मैं रेजोनेंस करूंगी तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अभी हमने बनाया था इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये दोनों RS क्या थे? इक्वल थे। इसका अगर मैं रेजोनेंस करूंगी ऐसा, HCO नेगेटिव OH प्लस, तो ये 1 और 2 क्या ये आपस में इक्वल हैं? इसके No, रेजोनेंस ma'am. स्ट्रक्चर्स 1 एंड 2 ये इक्वल है? नहीं है ना इक्वल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये वाली CO और ये वाली CO बॉन्ड लेंथ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल कब हो सकती है बॉन्ड लेंथ? जब हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इक्वल हो, जो कि इसमें इक्वल है। इसका 1 और इसका 2 आपस में इक्वल है, लेकिन इसका 1 और इसका 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? इक्वलेंट RS and it does not have equivalent RS। तो ये रीजन है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ तभी इक्वल होगी जब इक्वलेंट RS होंगे। अगर इक्वलेंट RS नहीं है तो बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। इसमें डाउट किसी को? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ही है, अरेंज in decreasing order of CO bond length। किस किस को अरेंज करना है? CO को, CO2 को और CO3 2- को। ये JEE का क्वेश्चन है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कहीं। तो कर सकते हो अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ।
बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? मैम CO3 2 नेगेटिव की। हाँ उसी की होगी, उससे कम? मैम CO2 हाँ, और उससे कम CO। की होगी। ठीक है, तो ये और किसी का आ रहा है? यस मैम। ठीक है, इसका पता कैसे चलेगा स्ट्रक्चर से इनके? CO का क्या होता है, CO और O के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। CO2 की बात करूं तो कैसा बॉन्ड होता है? C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और CO3 अभी अभी हमने बना के देखा ही था, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे तो पूरा डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से सबसे बड़ा कौन होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से। और यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये रेजोनेंस में है, इधर डबल बॉन्ड तो है लेकिन इधर सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारा रेजोनेंस है। तो यहाँ पे किसी भी, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूँ तो किसी भी CO बॉन्ड में पूरा कंप्लीट डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में जा रखा है। इन कभी इस सिंगल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड आएगा, कभी इस सिंगल बॉन्ड पे डबल आएगा, कभी ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या ओवरऑल जो होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है, प्योर डबल बॉन्ड्स हैं, तो प्योर डबल बॉन्ड की लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की जो होती है प्योर डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की होती है, स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड और ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे बड़ा हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ उसकी होगी, उससे छोटी डबल बॉन्ड की होगी और उससे छोटी ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो ये होगा इसका ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम अब हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करेंगे। इतने तक किसी को डाउट, रेजोनेंस वाले पार्ट में किसी को भी कुछ भी डाउट? क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। नो मैम, नो मैम डाउट। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ हो सकता है, कहाँ पॉसिबल है, चलो हम देखते हैं। एक मैम अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड। हाँ, अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड तो होगा, CH2 प्लस। ठीक है, अब देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने पहले भी देखी हुई है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, वो तो चलो अलग चीज़ है, ठीक है, उसको हटा दो, थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। कार्बोकेटाइन किस किस से स्टेबलाइज हो पा रहा था, एक डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज हो पा रहा था, है ना? और बताओ और किस चीज़ से स्टेबलाइज हो पा रहा था? मैम इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो कोई, उससे हो पा रहा था, बेसिकली लोन पेयर हो कुछ हो, ठीक है। तो या तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए या तो डबल बॉन्ड था या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, कुछ ऐसे था। लेकिन अगर मैं अभी इस ग्रुप की बात करूँ जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ है ना, तो इस कार्बोकेटाइन के साथ में ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर हो, ना कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब इसके पास क्या है, बस CH बॉन्ड्स हैं बेसिकली, ना पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना नेगेटिव चार्ज है कोई, कुछ नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन्स कौन से है जो अवेलेबल है, जो उसको दिए जा सकते हैं, वो है सिग्मा बॉन्ड के, जो कि CH है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेसिकली एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह है कि जब इसके पास कोई और तरीका नहीं है इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने का, तो ये कैसे स्टेबलाइज करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो वर्ड ही कुछ ऐसा है कि कॉन्जुगेशन है कैसी, हाइपर, हाइपर मतलब थोड़े पैनिक स्टेट में जब आ जाते हैं, तो जब इसके पास और कुछ नहीं बचा, हाइपर स्टेट में आ गया है अब एकदम, तो अब इसके पास जो भी है, अब क्या है, सबसे बहुत डिफिकल्ट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेना, लेकिन अब इस स्टेज पे आके इसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स से अपने आप को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स से, अल्फा CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे, ठीक है। तो अगर ये कार्बोकेटाइन है तो इसकी अल्फा पोजीशन है ये वाली, अल्फा कार्बन ये है, और इससे जो हाइड्रोजन्स लगे हैं ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो कैसे शो होता है इसमें, CH मान लो एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हुआ तो ये H प्लस क्या है, ये H प्लस यहाँ पे साइड में खड़ा रहता है, कहीं नहीं जाता, खड़ा रहेगा लेकिन बिना बॉन्ड के। और यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, क्या ये ऐसे हम एरो दिखा सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2 ये।
तो यहाँ पे अब कोई बॉन्ड नहीं है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सी और एच के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो उसका हम ऑल्सो बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी नो बोलते हैं। बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, वो अभी हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन भी तो आ सकता है, CH2 H ये, और पॉसिबल है कि ये जो थर्ड हाइड्रोजन है ये भी टूट जाए, तो H प्लस ये। तो ये सारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए पॉसिबल हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थी। अब क्या हो सकता है, सिर्फ कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो सकता है इससे? नहीं, इससे और भी चीज़ें स्टेबलाइज हो सकती है, जैसे कि डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी और ये ऐसे जाएगा। इसके रेजोनेंस में क्या बनेगा, H CH H प्लस, यहाँ पे जो साइड में खड़ा रहेगा डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली दूसरा H पे कर सकता है, H प्लस H डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, और सिमिलरली थर्ड भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे स्टेबलाइज हो सकता है। इतने में किसी को डाउट, ये डबल बॉन्ड के लिए, ये कार्बोकेटाइन के लिए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें ऐसे दिखाने हैं। ये ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। चलो, अब एक और है जो इससे स्टेबलाइज हो सकता है, वो क्या, बोलो क्या और स्टेबलाइज हो सकता है इससे? CH2, क्या लगाऊं इस पे? रेडिकल, वो भी इससे स्टेबलाइज हो सकता है। अब रेडिकल है तो वही हम फिर से अपने हाफ एरो पे आएंगे, ये वाला हाफ एरो और ये वाला हाफ एरो। अब साइड में कौन खड़ा रहेगा, पहले तो H प्लस खड़ा था, अब कौन खड़ा होगा साइड में, H H रेडिकल। रेडिकल। हाँ, अब रेडिकल साइड में खड़ा होगा, गुड। ठीक है, तो एक रेजोनेंस ऐसे पॉसिबल है। एक कैसे पॉसिबल है, H क्या दूसरा हाइड्रोजन खड़ा हो, और एक पॉसिबल है क्या तीसरा जो है H वो खड़ा हो। ठीक है, तो कार्बन आयन में पॉसिबल नहीं है। HC हाइपर कॉन्जुगेशन HC के लिए लिख रही हूँ मैं, इट्स नॉट पॉसिबल इन कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन आयन को ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो वो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल इन कार्बन आयन। ठीक है, तो इतना हो गया फुली, तो यही है कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका रीज़न अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इट हैज़ fully filled p orbital. There is no room to receive electrons. There is no room space to receive electrons. ठीक है, चलो लिख लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। यस मैम। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेबल H और अल्फा हाइड्रोजन। क्या हाइपर कॉन्जुगेबल H कौन सा होता है? अभी हमने ये देखा कि अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसमें एक चीज़ लिख लो, इफ नहीं सॉरी, the H of sp3 carbon taking part in hyperconjugation is known as hyperconjugable H, hyperconjugable। तो हाइड्रोजन जो है sp3 कार्बन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा उसी को बस हम हाइपर कॉन्जुगेबल H बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ पे बताना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं। ठीक है, हर सारे स्ट्रक्चर के बताना जो भी बनाऊंगी।
तो CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH पॉजिटिव, CH3 CH3 CH पॉजिटिव, CH3 यहाँ पे H नहीं है और CH3। तो फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 इसमें मैम 6 6 और इसमें 9 ठीक है। तो ये कार्बोकेटायन है, इसका अल्फा कार्बन ये है, तो अल्फा कार्बन में कितने हाइपर कॉन्जुगेबल H है अल्फा हाइड्रोजन्स कितने? 3। इस पे 2 है अल्फा हाइड्रोजन्स, एक ये और एक ये, तो इस पे 3 और इस पे 3, तो टोटल 6 है। इस पे इस कार्बोकेटायन के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये और एक अल्फा कार्बन ये, इन तीनों के मिला के कितने हाइड्रोजन्स हुए टोटल? 9। ठीक है, तो मैं ऐसे अल्फा कार्बन पे जितने भी होंगे वो हमें काउंट करना है। फोर्थ की बात करूं, ET3C, इसमें कितने होंगे? ET3 है ये, ET3। ET कौन सा ग्रुप है? मैम इथाइल मैम हाँ, C2H5 6 हाँ इसमें 6 6 होंगे। अगर इसे मैं खोल के कैसे लिख सकती हूँ दिस, ये इथाइल ही है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना ये, तो ये CH2, एक ये CH2, एक ये CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे। एक और सही से खोल के लिख देती हूँ अगर किसी को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में डाउट है, तो वैसे तो होना नहीं चाहिए इस पॉइंट पे। मैम 6 होंगे ना इसमें? हाँ इसमें 6 होंगे प्लस, तो अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा कार्बन ये है, एक ये है और एक ये है, तो इस पे 2, इस पे 2 और इस पे 2, तो टोटल कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर मैं ये बोलूँ IPR3C+, इस पे कितने होंगे? IPR कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर पता है? यस मैम आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर होता 3 है होंगे ऐसा। हम 3 होंगे ना। हाँ 3 होंगे, देखो 1 2 3, मतलब 3 कार्बन है, और जब बीच वाले कार्बन से जुड़ा होता है तो इस वाले ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो 3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, और अल्फा कार्बन कौन सा है? जो बीच वाला कार्बन है, ये अल्फा है। यहाँ पे भी बीच वाला कार्बन है और यहाँ पे भी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, आइसोप्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है ये, और 11th में ही पढ़ लेते हो कि आइसोप्रोपाइल होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे आती हूँ 6 पे, CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे कितने हैं? बताओ। मैम 0 0 है यहाँ पे। कार्बोकेटाइन ये है, कार्बोकेटाइन का अल्फा कार्बन है ये वाला, इस पे कोई हाइड्रोजन है? नो मैम। तो इस वजह से कितने? 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही होगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें कितने हैं बताओ? 7th में 4 4 हाँ 4, H 4 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन ये है। ठीक है, इसमें बताओ कितने हैं? 8 1 में 1 हाँ 1। 9th इज दिस, इस वाले कार्बन भी पॉजिटिव है, बताओ कितने हैं 9th में? 7 7 1 2 3 4 5 6 7, सबके आ रहे हैं ना? कोई ऐसा है जिसके नहीं आ रहे? बहुत इजी चीज़ है ये, पर आनी ज़रूरी है। अगर किसी को नहीं आ रहा तो बता दो। पॉजिटिव, इसमें कितने होंगे? 3 3 1 2 और 3 यहाँ पे, तो ये 3। 11th में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। इसमें कितने होंगे बताओ?
बताओ 12 में कितने होंगे? इस 12 के लिए होगा कौन सा अल्फा कार्बन जो है? मैम 1 होगा। सेंटर वाला। मैम 1 होगा। 1 नहीं होगा। देखो कार्बोकेटाइन तो पूरा हमारे मैम 5 होंगे। नहीं 5 भी नहीं होंगे। हमें एल्कीन स्टेबलाइज करनी है। एल्कीन क्या है? पूरी ये, ठीक है। इस एल्कीन के एडजेसेंट में क्या कार्बन है? एल्कीन के लिए अल्फा कार्बन कौन सा है? ये। इस पे कितने हैं हाइड्रोजन? 3। देखो अभी हमने इसकी रेजोनेंस करी थी, दिखाती हूँ मैं। ये वाली देखो, ये है एल्कीन। कौन से हाइड्रोजन पार्ट ले रहे हैं इसमें? इस कार्बन के तो ले रहे हैं ना रेजोनेंस में। एक बार ये वाला हाइड्रोजन, एक बार ये वाला हाइड्रोजन, एक बार ये वाला हाइड्रोजन। समझ रहे हो? इनके हाइड्रोजन्स तो खुद तो उनके इन वाले कार्बन के कोई हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले रहे। एल्कीन का नहीं पार्ट लेगा। एल्कीन में जो 2 कार्बन है, इनके एडजेसेंट में जो भी कार्बन है, या तो यहाँ पे हो या इसकी साइड में कोई कार्बन हो, वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है। ओके यस मैम। मैम। तो इसमें कितने हैं? 14 में, 13 में सॉरी। इसमें भी 3 है। इसमें 3 है पक्का? ध्यान से देखो। इसमें 6 है। 6. 6 है क्योंकि इसमें कहाँ है? एक अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है। ठीक है, तो कितने हुए? 6। जिसने 3 बोला था उसको दिख गए 6 इसमें। यस मैम। ठीक है, 14 में देख लो कितने हैं? 10. 10। 10। आर यू श्योर? 10? चलो करके लाना घर से एक बार। अब जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ इनके आंसर्स कल करना और मुझे बताना। 9 होंगे। 9 होंगे इसमें। हाँ, अब कल बताना जिनका 10 आ रहा है, जिनका 9 आ रहा है, जो भी देख लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो। 15, 16, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अब घर से करना, लिख लो सारे। लिख लो तो बताना, फिर मैं क्लास खत्म करूंगी। These are radicals. लिख लिया? यस मैम। ठीक है, तो मैं हटा दूं?